हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं आज बायोलॉजी। इसमें हम लोगों का प्रथम चैप्टर है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। हम लोग ये एकदम क्लास नोट्स की तरह पढ़ेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं पाठ प्रथम, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन, पूर्व घटनाएं एवं निषेचन। इसकी पहली हेडिंग है पुष्पों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ पौधे बड़े होते हैं। इन पौधों के पुष्पों का रंग अलग अलग प्रकार का होता है और इनका आकार भी अलग अलग होता है। कुछ पौधों के पुष्प बहुत ही सुगंधित होते हैं। हम जानते हैं कि पुष्प पादप का जनन अंग होता है। पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्रीय भाग उपस्थित होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। प्रायः यह हरे रंग के होते हैं। जब पुष्प कलिकाओं में होता है तो पुष्प की रक्षा करते हैं। दूसरा है दलपुंज। ये रंगीन और पत्ते जैसी संरचनाएं होती हैं। दलपुंज पुष्प का सबसे आकर्षण भाग होता है और अपने रंग और सुगंध से परागणकर्ताओं को आकर्षित करता है। तीसरा है पुमंग। नर प्रजनन को पुमंग कहा जाता है। पुमंग एक या एक से ज़्यादा पुंकेसर से बना होता है। हमारे चौथी हेडिंग है जायांग। पौधों में मादा प्रजनन अंग को जायांग कहते हैं। जायांग एक या एक से ज़्यादा स्त्री केसर से बना होता है। हम देखते हैं कि जननांगों के आधार पर पुष्प को दो भागों में बांटते हैं, अर्थात 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होते हैं जो पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है। वह एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तरबूज, पपीता। दूसरी हमारी हेडिंग है उभयलिंग। उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प वह पुष्प होते हैं जिनमें पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों उपस्थित होता है, तो वह पुष्प उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। पुष्प वाले पौधों के लैंगिक जनन में होने वाली मुख्य घटनाएं। इसका आंसर है पुष्प वाले पौधों के लैंगिक जनन की सभी घटनाएं उमंग और जायांग में पूरी होती हैं। इससे संबंधित अन्य घटनाएं जैसे लघु युग्मक जनन, गुरु बीजाणु जनन, परागण, निषेचन, भ्रूण विकास आदि। निषेचन एवं पूर्व संरचना एवं घटनाएं, ये हमारी अगली हेडिंग है। इसका आंसर है पादपों में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पहले यह पता लग जाता है कि पुष्प आने वाले हैं। अनेक हार्मोनल तथा संक्रात्मक संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है। पुष्पक्रम की रचना होती है और पुष्पीय कलिकाएं बाद में पुष्प को धारण करती हैं। जननांगों में परागकोश, बीजाणुधानी, परागकण आदि संरचनाओं का विकास होता है। मादा जननांगों में वर्तिकाग्र, गुरु बीजाणुधानी, भ्रूणकोश और रचनाएं का विकास होता है। नर जननांगों में लघु बीजाणु जनन तथा परागकण जैसी विशेष घटनाएं होती हैं। मादा जननांगों में गुरु बीजाणु जनन की घटनाएं होती हैं। हमारी अगली हेडलाइन है पुंकेसर पुष्प का नर जननांग। पुष्प का नर जननांग पुंकेसर होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन है परागकोश की संरचना। इसका आंसर है प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का भाग होता है जिसमें परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। परागकोश अंडाकार आकार का होता है और इसमें परागकण होते हैं। परागकोश फूलों के नर प्रजनन भाग पुंकेसर का एक हिस्सा होता है। परागकोश के बीच में संवहन ऊतक होता है तो
पुतंतु से जुड़ा होता है और पराग कोषों को पोषण और पानी देता है। हमारी अगली हेडलाइन है लघु बीजाणु जनन। पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जनन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। लघु बीजाणु जनन पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के जरिए लघु बीजाणु जनन बनने की प्रक्रिया है। लघु बीजाणु जैसे ही बनते हैं 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं परागकण बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और अर्धसूत्री विभाजन होकर लघु बीजाणु चतुष्क बनाती हैं। हमारी अगली हेडलाइन है पराग कणों के विकास में विविधताएं। पराग कणों के विकास में निम्नलिखित विविधताएं पाई जाती हैं। पहला है हमारा आकार। पराग कणों के आकार में बहुत विविधता होती है। इनका आकार प्रजातियों के मुताबिक अलग अलग होता है। पराग कणों का आकार बीन जैसा, गोलाकार, बीजांड जैसा, त्रिकोणीय, डिस्क जैसा या चिकना से नुकीला बना होता है। पराग कणों का व्यास 2.5 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन तक हो सकता है। हमारा दूसरा पॉइंट है सतह। पराग कणों की सतह पर कई तरह के चिन्ह होते हैं। अरेबिस पराग में 3 कोल्पी और प्रमुख सतह संरचना होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है रूप। पाइन्स, फिर और स्पूत से परागकण पंखदार होते हैं। कुछ परागकण साकल बाल की तरह जियोडेसिक पॉलीहेड्रा पर आधारित होते हैं। पराग कोषों का स्फुटन हमारा नेक्स्ट लाइन है। इसका आंसर है जब पराग कोष परिपक्व हो जाता है तो उसके मध्य पाए जाने वाली अस्तर एवं टेलिपम अस्तर समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार पराग कोष भित्ति में केवल बाहरी त्वचा एवं अंग अस्तर रह जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लघु युग्मक जनन। आवृतबीजी पादपों में नर युग्मोद्भिद 2 चरणों में होता है जो निम्नलिखित है। प्रथम चरण में हम देखते हैं कि पराग चरण के परागण से पहले ही संपन्न होता है। यह चरण परागकण के पराग कोषों से मुक्त होने से पूर्व भी संपन्न होता है। इस चरण के अंतर्गत पराग कोष में परागण शीघ्रता से आकार एवं आयतन में वृद्धि करता है। इसके बाद परागकण में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें 2 अलग अलग गुण रखने वाली कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें एक बड़ी कोशिका कायिक कोशिका तथा दूसरी छोटी कोशिका जनन कोशिका होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कायिक कोशिका। इसका आकार बड़ा होता है। शुरुआत में इसका केंद्र गोलाकार होता है जो बाद में किसी भी आकार का हो जाता है। इसमें अनेक कोशिकाओं के आकार एवं संख्या में वृद्धि हो जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनन कोशिका। शुरुआत में यह लेंस के आकार की होती है जो बाद में गोलाकार हो जाती है। इसका आकार पराग नलिका में इसकी गति को सरल बनाता है। इसमें कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है परंतु सभी सामान्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। बाद में इसके केंद्रक में विभाजन द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है। हमारा द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण परागण के बाद संपन्न होता है।
इस चरण के अंतर्गत कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ गति करती है। कई कोशिका का केंद्रक भी इस नलिका में आ जाता है, जिससे नलिका केंद्रक कहते हैं। जायांग पुष्प का मादा जननांग। जायांग के 3 प्रमुख भाग होते हैं। अंडाशय, यह जायांग का सबसे नीचे का भाग होता है, जो पुष्पासन से अलग होता है। इसमें मादा जनन कोशिका यानी बीजांड बनते हैं। वर्तिका, यह जायांग का मध्य भाग होता है और इसकी संरचना नलिका जैसी होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्तिकाग्र। यह वर्तिका का अग्रस्त भाग होता है और यह चिपचिपा और रोएदार होता है। परागण के समय परागण इसी भाग पर गिरते हैं। जब किसी पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों होते हैं तो उससे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। वहीं अगर किसी पुष्प में सिर्फ एक पुमंग या जायांग हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। जब पुष्प के परागकोश से परागण वर्तिकाग्र पर जमा हो जाते हैं तो इसे परागण कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बीजांड की संरचना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बीजांड एक छोटी संरचना होती है। यह अंडाशय की दीवार से जुड़ा रहता है। हमारा दूसरा पॉइंट है बीजांड के डंठल को बीजांड वृत्त कहते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है बीजांड वृत्त का एक सिरा प्लेसिटा से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा बीजांड के शरीर से जुड़ा होता है। हमारा चौथा पॉइंट है बीजांड वृत्त और बीजांड के शरीर के जुड़ने वाले बिंदु को हिलम कहते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है। यह भाग पतली भित्त वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा छठा पॉइंट है बीजांड के शरीर के 2 सिरे होते हैं, एक आधारीय सिरा और दूसरा ऊपरी सिरा। ऊपरी सिरे को माइक्रोपाइलर सिरा भी कहते हैं। हमारा 7वां पॉइंट है बीजांड के मुख्य भाग में 1 या 2 आवरण होते हैं, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। हमारा 8वां पॉइंट है बीजांड के अध्यावरण न्यूसेलस नाम के एक विशाल पैराकाइमेटस ऊतक को घिरे रहते हैं। 9वां पॉइंट है बीजांड काय के साथ जहां आवरण जुड़े रहते हैं उस स्थान को निभाग कहते हैं। हमारा 10वां पॉइंट है बीजांड पौधों की मादा प्रजनन प्रजाति की एक संरचनात्मक इकाई है। बीजांड के प्रकार इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला पॉइंट है हमारा अध्यावरण के आधार पर। अध्यावरण के आधार पर बीजांड के 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला है एक अध्यावरण वाले बीजांड को एक अध्यावरणी कहते हैं। उदाहरण सूरजमुखी गेंदा। हमारा दूसरा पॉइंट है द्विअध्यावरणी। 2 आवरण वाले बीजांड को द्विअध्यावरणी कहते हैं। उदाहरण अधिकतर पुष्पीय पौधे इसमें पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है अध्यावरणहीन। कुछ पादपों में बीजांड आवरण रहित होते हैं, इन्हें अध्यावरणहीन बीजांड कहते हैं। उदाहरण के लिए चंदन आदि। इसमें दूसरा पॉइंट है बीजांड काय के आधार पर। बीजांड काय के आधार पर बीजांड निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थूल बीजांड काय बीजांड, दूसरा है तनु बीजांड काय बीजांड। बीजांड काय के आधार पर बीजांड द्वार के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला ऋतु, दूसरा प्रतीप, तीसरा अर्धप्रदीप, चौथा वक्र, 5वां अनुप्रस्थ, 6वां कुंडलित। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चालू होता है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु
मातृ कोशिका बड़ी तथा स्पष्ट केंद्रक वाली होती है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित कोशिकाएं बनाती है, जो सामान्यतः एक रेखीय चतुष्क में विन्यासित रहती है। ये कोशिकाएं गुरु बीजाणु कहलाती हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं परागण पे। परागण परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। किसी पुष्प के पुंकेसर से इस जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागण को पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। स्वपरागण जब परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण से लाभ, इसमें पहला है हमारा स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा स्वपरागण से अधिक पराक्रम की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें तीसरा पॉइंट है हमारा स्वपरागण से किसी अन्य पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसमें चौथा पॉइंट है हमारा स्वपरागण से पुष्पों को रंग, सुगंध और मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद हम इसके हानि देख लेते हैं हम लोग स्वपरागण से हानि। इसमें पहला पॉइंट है हमारा स्वपरागित पुष्पों में बीज संख्या में कम, हल्के व छोटे होते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है परागण के बाद उत्पन्न पौधों में अच्छे व स्वस्थ पौधों के गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता। हमारा तीसरा पॉइंट है इस परागण में उत्पन्न पौधों में केवल एक ही पौधों के नर होते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें हमारा इस परागण से उत्पन्न पौधे दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं। पर परागण हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रकार का परागण पर परागण कहलाता है। पर परागण से लाभ, पर परागण से संतानों में रोगों और पर्यावरण में परिवर्तन के प्रतिरोध क्षमता में सुधार होता है। पर परागण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बीज अच्छे और जीवन शक्ति वाले होते हैं। यदि वंश में कोई अप्रभावी लक्षण तो उन्हें आनुवंशिक पुनर्संयोजन के परिणाम स्वरूप समाप्त कर दिया जाता है। हमारा अगला है पर परागण से हानि। अब हम लोग पढ़ते हैं पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि परागण के लिए यह वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर होती है। परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को काटिए रंग, बड़े दल, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिन सब में अधिक पदार्थ का अपव्यय होता है तथा अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। हम लोग पढ़ते हैं वायु परागण। वायु परागण की सहायता से होने वाले परागण को हम वायु परागण कहते हैं, जैसे गेहूं, जई, मक्का आदि चीजें इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद में वायु परागण पुष्पों की विशेषताएं अब हम लोग पढ़ते हैं। पुष्प छोटे व आकर्षक रहित होते हैं। परागकण छोटे, शुष्क व हल्के होते हैं। परागकोशों में प्रचुर मात्रा में परागकण उपस्थित होते हैं। पादप प्रायः एकलिंगी होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जंतु परागण। पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाले परागण जंतु परागण कहलाता है। इसमें कीट, पक्षी, चमगादड़, हाथी, मनुष्य आदि पाए जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अब जल परागण। पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले पर परागण को जल पर परागण कहते हैं। यदि परागण जल के अंदर होता है तो इसे अधोजल परागण कहते हैं, जैसे समुद्री घास, जुस्टेरा। यदि परागण पानी की सतह पर होता है तो इस प्रकार का परागण अधिजल परागण कहलाता है।
पर परागण से लाभ। अब हम लोग पढ़ते हैं। पर परागण में पादपों से हानिकारक गुण को पृथक किया जाता है। पर परागण से संतति में जीवन संघर्ष की अपार क्षमता विकसित होती है। पर परागण द्वारा रोग अवरोध जातियां तैयार की जा सकती हैं। पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े स्वस्थ व अच्छे नस्ल वाले होते हैं। इसमें संकर ओज होता है। पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। पर अब हम लोग इसकी हानि भी पढ़ लेते हैं। पर परागण से हानि। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर परागण में बीज सदैव संकर होते हैं। पर परागण की क्रिया बाहरी साधनों जैसे वायु, जल, जंतु आदि पर निर्भर रहती हैं। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। हम लोग पढ़ते हैं कृत्रिम संकरण। पौधों में कृत्रिम संकरण दो अलग अलग पौधों की प्रजातियों को जानबूझकर मिलाकर वांछित गुणों वाले नए पौधे पैदा करने की तकनीक है। इस तकनीक को संकरण कहा जाता है। कृत्रिम संकरण के जरिए पौधों की नस्ल में सुधार किया जाता है या विभिन्न प्रकार के वंश परंपरा के दो अथवा दो से अधिक पौधों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों के साथ लाने एवं नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चयनित संकरण होता है। हम लोग पढ़ते हैं निषेचन। पुष्प में निषेचन नर युग्मक, इसको हम लोग पराग भी कहते हैं, और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद एक द्विगुणित युग्मनज बनता है जो आगे जाकर भ्रूण और बीज में विकसित होता है। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया परागण और अंकुरण के बाद होती है। यह क्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। इसे हमारा पहला है परागकण या वर्तिकाग्र पर अंकुरण। पराग नलिका की खोज जेबी एमिसी ने सन 1842 में पोर्टलाका ओलिरिया में की थी। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर वहां उपस्थित सक्रिय तरल पदार्थ को सोखकर भूल जाते हैं। इनका अंताचोल पराग नलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकल जाता है। हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अधिकतर आवृतबीजी पादपों में पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है और इस समय पराग नलिका में स्थित जनन केंद्रक दो नर युग्मक में विभाजित हो जाता है। कैप्सुला में पराग बीजांड द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। इसे अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। कैजुलराइना में पराग नलिका निभाग द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। इसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। कभी कभी पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है। इसे मध्य प्रवेश कहते हैं, जैसे कुकुरबिटा। नर एवं मादा युग्मों का संकलन, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नर और मादा युग्मकों के संकलन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। युग्मकों के संलयन के बाद जो कोशिका बनती है उसे युग्मनज कहते हैं। निषेचन का महत्व, हम लोग अगला पॉइंट हमारा निषेचन की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। इसमें परागण, अंकुरण, बीजांड का प्रवेश और निषेचन शामिल है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण बीज कैप्सूल में चिपटा रहता है और तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि पौधों के रूप में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थिति न बन जाए। फूल वाले पौधों में दोहरा निषेचन होता है। दोहरे निषेचन से ऊर्जा की बचत होती है। एंडोस्पर्म में ऊर्जा बरकरार रहती है और यह भ्रूण के विकास के लिए पोषक तत्वों को संग्रहित करता है। यह हमारा समाप्त हो गया। आगे हमारा दूसरा चैप्टर चालू होगा। धन्यवाद।